आणि आता ब्रेक नंतर एक महत्त्वाची बातमी अशी की जम्मू काश्मीरसाठी आज एक ऐतिहासिक क्षण आहे। इथल्या सर्वपक्षीय 14 नेत्यांसमवेत केंद्र सरकारची एक बैठक दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेली आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक सुरू आहे। या बैठकीत जम्मू काश्मीरचे 3 माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आणि गुलाम नबी आझाद उपस्थित आहेत। 5 ऑगस्ट 2019 रोजी मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला होता। कलम 370 हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यातील नेत्यांशी चर्चा करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे। आणि याचबद्दल आपण बोलणार आहोत। आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास आपल्या बरोबर आहेत नवी दिल्लीवरनं। प्रशांत, काय तपशील आत्ता या क्षणाचा? महत्वाचं म्हणजे बरोबर दुपारी 3 वाजता या बैठकीला सुरुवात झाली। या बैठकीमध्ये केंद्र सरकारच्या वतीनं अमित शहा, त्यानंतर पंतप्रधान खुद्द नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होत आहे। याशिवाय सोबतच जर बघितलं आपण तर गृह मंत्रालयाचे अनेक अधिकारी, त्यानंतर मनोज सिन्हा जे जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल आहेत ते देखील आहेत आणि यांच्याशिवाय 4 माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद, ओमर अब्दुल्ला, त्यानंतर फारुख अब्दुल्ला आणि त्यानंतर महबूबा मुफ्ती असे 4 माजी मुख्यमंत्री, त्याशिवाय गिलानी नेते आहे गिलानी ब्रदर ते देखील उपस्थित आहे। याशिवाय सरदार सिंग उपस्थित आहे, भीमसिंग उपस्थित आहे, यासारखे जवळपास 14 राजकीय पक्षांचे नेते काश्मीरच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्यासाठी आजच्या बैठकीत उपस्थित आहेत। काँग्रेसच्याही वतीने स्पष्ट करण्यात आलं होतं की आम्ही 370 बद्दल बोलणार नाही, पण महत्वाचं म्हणजे काश्मीरच्या विकासासाठी काय योजना आखल्या जातात, केंद्र सरकार कशा पद्धतीने भूमिका बजावते हे देखील या बैठकीत चर्चा होणार होती। आणि महत्वाचं म्हणजे 370 कलम लागू केल्यानंतर साधारणतः 2 वर्षानंतर ही बैठक होत आहे। या बैठकीमध्ये काश्मीरच्या भवितव्याचा निर्णय घेताना काश्मीरमध्ये काय काय सुविधा सुरू करण्याची गरज आहे, कशा पद्धतीने काश्मीरला समोर घेऊन जाण्याची गरज आहे, यासाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करण्यात येईल आणि यातून निश्चितपणे पुढे येईल की साधारणतः कशा पद्धतीने काश्मीरचं भवितव्य असावं। होऊ शकते या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद देखील होण्याची शक्यता आहे। हे जे सगळे 14 राजकीय पक्षाचे नेते उपस्थित आहे त्यापैकी काही नेते पत्रकार परिषद घेतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे। पण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बघितलं जात आहे की 2 वर्षानंतर केंद्र सरकारने या संदर्भात पाऊल पुढे टाकलेलं आहे आणि पाऊल पुढे टाकताना काश्मीरचं भवितव्य कसं सुखमय आणि आदर्श होईल यासाठी प्रयत्न केले जात आहे, असं खुद्द या बैठकीच्या पूर्वी अजित डोवाल जे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार त्यांनी म्हटलं होतं। त्यानंतर सोबतच अमित शहाने देखील या संदर्भातले संकेत दिले होते, जे केंद्रीय गृहमंत्री आहेत। या बैठकीमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांबद्दल, पुढे त्याची ज्या पद्धतीने अंमलबजावणी होईल यानंतरच्या वातावरणाबद्दलचा आशावाद त्यांनी व्यक्त केलेला आहे। बघूया आता बैठकीत काय निर्णय घेतले जातात। पण जम्मू काश्मीरचे शिवसेनेचे प्रदेशाध्यक्ष मनीष सोहानी आपल्या बरोबर आहेत। मनीष जी, 370 हटाने के बाद में ये बैठक हो रही है, आप किस नजरिए से इस बैठक की तरफ देखते हो? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि 22 महीने 23 महीने लगभग बीत चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को यहाँ से धारा 370 और 35A को हटाया गया था। उस समय यहाँ पर जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके बाद ये पहली बैठक है। हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि वो हमेशा जम्मू और कश्मीर के हित की बात सोचेंगे। मगर कहीं ना कहीं हमें इस बैठक को लेकर मलाल भी है कि इस बैठक के अंदर उन नेताओं को शामिल किया गया है जो कश्मीर खिते से ज्यादा नेताओं को शामिल किया गया है। मेरा कहने का मतलब कि उन नेताओं को जो हमेशा धारा 370 की बहाली की बात करते हैं, जो हमारे देश की प्रभुसत्ता और अखंडता के ऊपर विवादास्पद टिप्पणियां करते हैं। हाल ही के अंदर आप देखेंगे कि बीते कल भी पीडीपी की अध्यक्षा, जिनके साथ बीजेपी ने सरकार भी बनाई थी जब ये धारा 370 से हटने से पहले, उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए। हमें जो ऑब्जेक्शन है, जो सबसे बड़ा हमारा जो दुख का कारण है, वो है कि जिन नेताओं से हमें बीजेपी ने छुटकारा दिलाया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने छुटकारा दिलाने की बात कही थी 2019 को 5 अगस्त को, उन्हीं नेताओं को फिर दोबारा आमंत्रित कर कर वहां पर जो है प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत का न्योता दिया जाता है। उन्हें बैठक के अंदर मौजूद रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बातचीत की जाए? बिल्कुल, बातचीत का हम स्वागत करते हैं, बातचीत की जानी चाहिए। बातचीत के अंदर जनप्रतिनिधियों को देखिए, जम्मू हमेशा भेदभाव का शिकार होता रहा है। पिछले 73 सालों से, 7 दशकों से ज्यादा का समय हो चुका है। हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक हिंदू रियासत थी, जम्मू कश्मीर एक डोगरा रियासत थी, जिसे बड़ी सोची समझी साजिश के तहत कश्मीरी शासकों के हवाले कर दिया गया। आज तक जम्मू हमेशा जो है भेदभाव का शिकार होता रहा है। आप विधानसभा की सीटों को ही ले लिए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में शामिल होने से पहले तमाम नेताओं को एजेंडा तक नहीं बताया जाता। हमारी जो जम्मू की मुख्य मांग है वो परिसीमन आयोग को लेकर है। जम्मू ने हमेशा राजनीतिक, सामाजिक
हर तरह का भेदभाव सहा है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर विधानसभा, हम देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से जम्मू बहुत ज्यादा है कश्मीर से। जनसंख्या अगर 2021 की जनगणना पर हम जनसंख्या को निर्धारित करें तब भी हमारी सीटें ज्यादा बनती हैं। तो वो कौन सा कारण है कि जम्मू की विधानसभा सीटों को कश्मीर से बहुत कम रखा जाता है? जी, तो आपको क्या लगता है कि और किन नेताओं को इस बैठक में बुलाना चाहिए था? से तो मैं कहूंगा कि ये जो बैठक है जरूर इसको सर्वदलीय नाम दिया गया, मगर आप मुझे बताइए कि जम्मू में बीजेपी और कांग्रेस को सिवा छोड़कर कौन सा नेता वहां पर मौजूद है? आप जरूर एक नाम लेंगे, हमारे माननीय नेता हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं, वो पैंथर पार्टी से हैं, वो जरूर इस बैठक के अंदर शामिल हैं, मगर उन्हीं के सहयोगी यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। यहाँ पर हर तरफ जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जम्मू की आवाज सुनने की प्रधानमंत्री जी को कोशिश करनी होगी। हम आप लोगों के माध्यम से भी अपनी आवाज को प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जम्मू को भी इंसाफ दिया जाए। देखिए, पिछले 7 दशकों से ज्यादा का समय हो गया है कि मौजूदा केंद्र सरकार ही नहीं, पूर्व में भी जितनी केंद्र सरकारें रही, हर केंद्र सरकार का फोकस कश्मीर केंद्रित रहा। हमें जम्मू वालों को भी चाहिए कुछ। जम्मू में भी जनता रहती है, जम्मू में भी लोग रहते हैं जो इस उम्मीद से हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारे यहाँ पर युवा जो है बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए। देखिए, जितने भी केंद्र सरकार की तरफ से राहत पैकेज आते हैं, पर्यटक के लिए पैकेज आते हैं, आप देखिए उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कश्मीर को दे दिया जाता है। जम्मू को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। हमारा इश्यू सिर्फ ये है कि जम्मू के हक के साथ अब शिवसेना ने ठान लिया है कि वो कतई कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कश्मीर की आवाज सुनी जाती है तो जम्मू की आवाज भी सुनी जाए। आप बैठक में देख लीजिए, 8 से 9 नेता, अगर 14 नेता मौजूद हैं वहां पर, तो 8 से 9 नेता कश्मीर से हैं। जम्मू से अगर 5 नेता यहां से गए हैं तो उसमें जो 3 तो बीजेपी के अपने नेता हैं, तो बाकी जनप्रतिनिधि कहां हैं? अगर बातचीत की जाती है जम्मू के पक्ष में, जम्मू कश्मीर के पक्ष में कोई बातचीत होने जा रही है, तो मैं तो ये मानता हूं कि सभी नेताओं को न्योता दिया जाना चाहिए। जी, कश्मीर की तरह जम्मू की तरफ भी देखना जरूरी है, ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। मैं और ज़्यादा इस बारे में जानकारी चाहूँगा। हमारे जम्मू के प्रतिनिधि पवन शर्मा हमारे साथ है, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। पवन जी, अभी एक तरफ ये बैठक हो रही है 370 हटाने के बाद में, तो जम्मू में जो माहौल दिखाई दे रहा है, लोगों का क्या कहना है, जम्मू और कश्मीर के लोगों का इस बैठक के बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री का एक कदम था कि ऑल पार्टीज मीटिंग को बुलाया जाए। धारा 370 हटाने के बाद ये पहली बार बैठक हो रही है जिसमें सभी पार्टीज को बुलाया गया है। लेकिन इसमें सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जम्मू संभाग जो है, 2 संभाग हैं, कश्मीर और जम्मू। कश्मीर से बहुत से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है, जम्मू से कम लोगों को बुलाया गया है। तो लोगों में गुस्सा जाहिर सी बात है कि लोग कहते हैं कि जम्मू की आवाज़ वहाँ कौन रखेगा, क्योंकि 3 लीडर जो गए हैं वो तो बीजेपी के हैं, और साथ में प्रोफेसर भीम सिंह हैं जो पैंथर पार्टी के हैं। वो तो पहले भी गुपकार अलायंस के साथ बैठक कर चुके हैं। उनका मत भी पाकिस्तान के प्रति और कश्मीर के प्रति होता है कि वो भी चाहते हैं कि डायलॉग में पाकिस्तान को भी शामिल करें। तो कहीं ना कहीं जम्मू में लोगों में गुस्सा जाहिर सी बात है। लेकिन एक अच्छा कदम प्रधानमंत्री की ओर से उठाया गया है कि सभी पार्टी से बात की जाए जम्मू कश्मीर के संदर्भ को लेकर कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हुई है और आगे का रोड मैप क्या है, कि जम्मू कश्मीर का जो आगे फ्यूचर क्या होगा, किस तरह से लोगों को राहत मिलेगी, सुविधा मिलेगी। रोजगार के पैकेज आ रहे हैं, पर्यटन के पैकेज आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू जो संभाग है, जम्मू संभाग से जो प्रतिनिधित्व इस बैठक में मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नदारद जरूर है। लेकिन फिर भी लोगों को एक उम्मीद है कि 3 लोग भाजपा के गए हैं, एक पैंथर पार्टी से गया है, तो कहीं ना कहीं जम्मू की बात जरूर सुनी जाएगी, रखी जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री का जो मिशन कश्मीर है, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, एक नया कश्मीर जो है वो बनाएंगे, तो उसकी शुरुआत है। अब इस बैठक के नतीजे क्या निकलते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये कहा जाए तो एक अच्छा कदम था जो जम्मू कश्मीर में इस समय राज्यपाल का शासन चल रहा है, उसमें लोगों के जो काम हो रहे हैं और लोगों को एक उम्मीद है कि आगे और डेवलपमेंट हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो, कि चुनाव अगर होते हैं उसके लिए डिलिमिटेशन का काम जारी है, तो चुनाव अगर होते हैं तो लोगों को और थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उससे लोग जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो राज्यपाल का शासन है उसमें ब्यूरोक्रेसी थोड़ी हावी रहती है, लेकिन फिर भी लोगों के काम अच्छे हो रहे हैं और लोग चाहते हैं और भी अच्छे हों। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने ये कोशिश की थी कि सभी पार्टीज को बुलाया जाए, उनके मत रखें, वहां पर वो अपनी बात रखें, और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है वो आने वाला समय बताएगा कि आगे का रोड मैप क्या होगा जम्मू कश्मीर के लिए। पवन जी, जैसे मनीष सोहने जी ने बताया कि
जब देने की बात आती है तो जम्मू को कम और कश्मीर को ज़्यादा, ऐसा कुछ इससे पहले भी हुआ है। और दूसरी बात कि जो जिन नेताओं को जम्मू से बुलाना चाहिए था उन नेताओं को बुलाया गए नहीं। कुछ गिने चुने प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित है। तो और कौन से ऐसे नेता है जो अभी ये बातचीत कर रहे कि भाई हमें भी बुलाना चाहिए था? देखिए, जम्मू संभाग में अगर हम नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अगर एक तरफ रखें तो उसके बाद जम्मू की आवाज़ उठाने वाली सिविल सोसाइटी है। यहाँ पर बहुत से संगठन हैं जिसमें अगर कहा जाए तो भीम सिंह को अगर छोड़ा जाए तो हर्षदेव सिंह है जो पैंथर पार्टी को लीड करते हैं, शिवसेना बाला साहब ठाकरे है जहाँ पर यूनिट, उसके मनीष शानी जहाँ पर प्रधान है वो हैं, और सुनील डिम्पल है जो जम्मू असेंबली बेस्ट मूवमेंट चला रहा है वो है, और उसके साथ साथ एकजुट जम्मू जो है अंकुर शर्मा जो एडवोकेट हैं वो लोग हैं, कर्नल पठानिया हैं। बहुत से संगठन हैं जो जम्मू संभाग की बात को आगे रखते हैं, उनमें से किसी को भी नहीं बुलाया गया है। जाहिर सी बात है कि ये अभी इतने बड़े संगठन उस लेवल पर नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए तो शिवसेना एक बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र में उनका अपना दबदबा है और जम्मू कश्मीर में उनका यूनिट है, उनको भी बुलाना चाहिए था। जहाँ दूसरे एकजुट संगठन है उसके भी हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस हैं, तो वो लोगों में नाराजगी है कि जम्मू का प्रतिनिधित्व वहाँ रखने के लिए जिन लोगों को बुलाया गया है वो भाजपा के 3 लोग हैं और एक कांग्रेस पार्टी से ताराचंद हैं, और साथ में प्रोफेसर भीम सिंह जो पैंथर पार्टी के हैं, उनकी पैंथर पार्टी के लोगों के साथ अपनी अच्छी तरह से नहीं बनती है। जो उनके जो दूसरे प्रधान हैं, जो पूर्व मंत्री हैं पैंथर पार्टी के, हर्षदेव सिंह, वो कल यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ कि जो पार्टी में लोगों को बुलाया गया वो लोग सही नहीं है, कश्मीरी लीडरों को बुलाया जा रहा है, कश्मीरियों की बात सुनी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर है। दूसरा जो आपने पहले कहा कि पैकेज की बात जो कश्मीर और जम्मू को लेकर है, ये भेदभाव पहले से ही चलता आ रहा है, काफ़ी समय से ये था, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी राहत लोगों को मिलना शुरू हुई है कि बंटवारा बराबर का हो। जिस तरह से 10 जिले जम्मू संभाग में हैं, 10 जिले कश्मीर संभाग में हैं, तो 20 जिलों को बराबर का हक मिलेगा, क्योंकि जो बीडीसी चुनाव हुए थे वो इसी तर्ज पर किए गए थे कि हर बीडीसी चुनाव के अंदर जो लोग जीत के आएंगे वो अपने अपने ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट कराएंगे, उनका अपना बजट होगा। तो ये एक प्रयास गवर्नमेंट का था कि ब्लॉक लेवल के ऊपर डेवलपमेंट हो, हर व्यक्ति को जो चुना गया है उसको बजट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब वो सवाल जो है हालांकि उठते रहे हैं लेकिन आगे उठेंगे नहीं, उसका सब कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा, लेकिन जो पैकेज आता है उसमें पहले कश्मीर को तवज्जो ज़्यादा दी जाती थी, जम्मू को कम दी जाती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है जिस तरह से बीडीसी चुनाव हुए थे तो उनमें ये बंटवारा बराबर का हो। जी, हमारे साथ हमारे नवी दिल्ली के प्रतिनिधि प्रशांत लीला रामदास भी है, उनके पास जाएंगे। प्रशांत, डिफरन्स ऑफ ओपिनियन म्हणजे वेगवेगळी मतं असणारी नेत्यांना जे आहे ते या बैठकीत आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे, पण एकूण जसं आता पवन शर्मा यांनी सांगितलं की काही वेळेला काही गोष्टींचा भेदभाव निश्चितपणे झालेला आहे, पण या बैठकीतनं हे नसे थोडके एक पाऊल पुढे टाकत या सगळ्या नेत्यांना बोलून काही चांगले निर्णय जम्मू आणि काश्मीरच्या बाबतीत घेतले जातील का? बरोबर आहे. जम्मू आणि काश्मीर संदर्भातच महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचं भवितव्य निश्चित करायचं असेल तर तिथल्या नेत्यांची आवश्यकता, तिथल्या सर्व वेगवेगळे आंदोलन आहे, तिथल्या एनजीओज आहेत, तिथले संघटन आहे, युवक संघटना आहे, या सगळ्यांचं मत जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे आपल्या तिथल्या स्थानिक प्रतिनिधी स्पष्ट केलेलं आहे। पण महत्त्वाचं म्हणजे जम्मू मधले लोक कमी आले आणि काश्मीरमधले लोक जास्त आहे, ही असमानता आहे आणि या असमानतेच्या विरोधामध्ये जम्मूमध्येही आंदोलन सुरू आहे, सकाळपासून आंदोलन सुरू आहे। पण जम्मू आणि काश्मीरचं जर भवितव्य निश्चित करायचं असेल तर दोघांनाही समान न्याय द्यावा लागेल, कारण की अनेकदा जम्मूवरती अन्याय झाला असल्या तिथल्या स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे। अनेकदा काश्मीरच्या संदर्भात विचार करताना फक्त काश्मीरचा विचार होतो, जम्मू बद्दल कोणीच विचार करत नाही। अशामुळे जम्मूचाही विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे। जबरा मासिकचा 370 कलम लागू झाला तर त्यावेळेस लद्दाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता। त्याच धर्तीवरती जम्मूचाही विकास करण्याची आवश्यकता आहे, कारण की आता लद्दाख एक विकासाच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे, त्या पद्धतीने तिथं पर्यटन वाढत आहे, त्यानंतर इतर क्षेत्रांमध्ये विकास होत आहे। त्याच धर्तीवरती जम्मूमध्ये देखील विकास होण्याची गरज आहे असं अनेक तिथल्या लोकांना वाटतं। पण आजच्या या बैठकीमधून जर बघितलं की 2 वर्षानंतर पहिलं पाऊल केंद्र सरकारने टाकलं, केंद्र सरकारने पाऊल टाकताना जम्मूच्याही लोकांना सोबत घ्यायला पाहिजे असं तिथल्या लोकांना वाटतं। पण आता याच्या बैठकीमध्ये आता बैठक तर सुरू झालेली आहे, बैठक साधारणतः 2.5 ते 3 तास चालेल आणि या बैठकीतून साधारणतः जम्मू काश्मीरच्या विकासाचा एक प्रारूप तयार व्हावं, एक नकाशा तयार व्हावा, पावलं कशी विकासाच्या दिशेने पडतील यासाठी निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे। आतापर्यंत जे झालं तेही विसरून जावं असं केंद्र सरकार सांगतंय, पण खरंच केंद्र सरकार देखील जम्मू आणि काश्मीरचा विकास करताना दोघांनाही समान न्याय देईल यावरती देखील विचार करण्याची काळाची गरज आहे। मनीष जी, ये बैठक एक तरफ हो रही है, इस बैठक के बाद में इस बैठक में क्या हुआ ये तो हमें पता चल जाएगा, पर आप क्या मांग रखते हो इस वक्त?
देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो जम्मू की मांग है वो है कि हमें राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। देखिए, हर मसला हल हो सकता है अगर आपके पास राजनीतिक अधिकार हैं। राजनीतिक अधिकार से मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ विधानसभा सीटों को कश्मीर के बराबर या कश्मीर से ज्यादा किया जाना चाहिए, जो कि मुख्य मांग है। देखिए, जम्मू कश्मीर, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि जम्मू में ज्योग्राफिकली जम्मू का क्षेत्र ज्यादा है। पॉपुलेशन अगर 2021 की जनगणना करें तब भी हमारी जम्मू की पॉपुलेशन ज्यादा है। उसके बावजूद जम्मू खिते के जम्मू डिवीजन के अंदर मात्र 36 विधानसभा सीटें हैं। देखिए, परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। मैं तो परिसीमन आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े करूंगा कि आयोग के गठन से पहले ही निर्धारित कर दिया गया है कि 7 सीटें बढ़ेंगी। अगर 7 सीटें, पूरी की पूरी सीटें भी अगर जम्मू डिवीजन को दे दी जाती हैं, उसके बावजूद भी हम कश्मीर की बराबरी तब भी नहीं कर सकते। वहां पर हमारे पास जो है विधानसभा की सीटें ज्यादा हैं, वहां पर जनप्रतिनिधियों के पास ज्यादा पावर आ जाती है जब वो राजनीति करते हैं। मैं तो कहूंगा कि इसका सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण है, हम बार बार ये रोना रोते हैं कि आज तक जम्मू से कभी यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बना। अरे कैसे मुख्यमंत्री बनेगा जब हमारे पास विधानसभा सीटें ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने लायक नहीं है। वहां की सीटों से आप मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, मगर जम्मू की सारी सीटें जीतकर भी आप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं पा सकते। मैं सभी लोगों का धन्यवाद मानता हूं की या संवादात तुम्ही खरं तर सहभागी झालात सगळे आणि आपापली मतं मांडली। आपण बघतोय की जम्मू आणि काश्मीर या दोन्ही क्षेत्राचा म्हणजे कलम 370 हटवल्यानंतर या दोन्ही क्षेत्राचा विकास भविष्यातला कसा असायला हवा, या सगळ्या विषयाला घेऊन या बैठकीमध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या बाबतीत खरं तर वेगवेगळी मतं ठेवणारी सगळी नेते मंडळी जी आहेत, साधारण 14 नेते मंडळी या बैठकीमध्ये बोलवण्यात आलेली आहे। यामध्ये माजी मुख्यमंत्री आहेत, मग त्यामध्ये अब्दुल्ला असतील, मुफ्ती असतील आणि त्याचबरोबर आपल्याला इतरही महत्त्वाचे नेते मंडळी या बैठकीत उपस्थित असल्याचं आपण बघतोय। आणि या बैठकीत आता चर्चा केली जाते। सगळ्यांची मतं जाणून घेतल्यानंतर येणाऱ्या कालावधीमध्ये पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून, त्याचबरोबर दळणवळणाच्या दृष्टिकोनातून, लोकांना रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि इतरही जे काही जम्मू आणि काश्मीर या दोन्ही क्षेत्रातल्या लोकांच्या जगण्याचे प्रश्न आहेत, त्या मुद्द्याला घेऊन खरं तर एक रोड मॅप तयार करण्याच्या दृष्टीने ही एक चांगली सुरुवात आहे असं आपण म्हणूया। म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे जे एक पाऊल पुढे टाकलेलं आहे चर्चा करण्याच्या संदर्भातलं, याचं स्वागत करूयात, कारण ती तिथल्या सगळ्या लोकांच्या पुढील विकसित भविष्यासाठी गरज आहे। यानंतर इथेच थांबणार आहोत। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।